मेरा नाम है डॉक्टर अजय और आज हम स्टार्ट करते हैं गायनेकोलॉजी का रैपिड रिवीजन। मैं पहले ही बता चुका हूं कि नीट पीजी अगर किसी को क्लियर करनी हो तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट है। एक है कि सिर्फ जो इम्पोर्टेंट जो प्रीवियसली आज थे वही आपको पढ़ना है, ठीक है। और दूसरा है पेशेंस, कि जो आपको दिए गए हैं टॉपिक उन्हीं को लगभग दिन में 10 से 12 घंटे तक पढ़िए, ठीक है, क्योंकि उसमें से आया गया क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज यही रैपिड रिवीजन हम शुरू करेंगे। इसमें 70% जो आएगा वो पहले से इंक्लूड है, ठीक है। तो बाकी एक्स्ट्रा 30% आपको कहाँ से मिलेगा, वो है एमसीक्यू सॉल्व करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडोजिनस हार्मोन रिक्वायर फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, एफएसएच, ठीक है। याद रखना जो स्टेटमेंट है वो या तो प्रीवियसली है या किसी क्वेश्चन बैंक से उठा के मैंने पुट किया है, ठीक है। मिशेल्स मर्ज, मिड साइकिल पेन आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है, टर्म याद रखनी है। ओव्यूलेटरी साइकिल्स मोस्टली रेगुलर होती है और पेनफुल होती है। एन ओव्यूलेटरी साइकिल इरेगुलर होती है और पेनलेस होती है, ठीक है, ये याद रखना है। अर्ली फॉलिकुलर जो फेज़ है वो एफएसएच पे डिपेंड होता है, जबकि लेट फॉलिकुलर फेज़ एफएसएच और एलएच दोनों पे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल प्रायर टू ओव्यूलेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने ऐड किया। अब आते हैं ओवेरियन रिजर्व के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल एफएसएच का लेवल कितना होता है, 2 to 6, ठीक है। अगर वो 40 पहुंच गया है इसका मतलब है कि मेनोपॉज आ गया, ठीक है। अगर 10 के ऊपर है तो मैं भी हो सकता है मेनोपॉज, ठीक है, कंफर्म नहीं देता, इसके लिए आपको और कुछ जांचें करवानी पड़ेगी, ठीक है। एज के साथ साथ एंट्रल फॉलिकल्स के काउंट धीरे धीरे कम होते हैं, धीरे धीरे ग्रेन्युलस सेल्स और एस्ट्रोजन कम होता है, ठीक है। जो बेस्ट इंडिकेटर है या बेस्ट मार्कर है ओवेरियन रिजर्व का वो है एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो कि कम होता है, ठीक है। वो ग्रेन्युलोसा सेल सिक्रीट करते हैं। जब ग्रेन्युलोसा सेल ही कम है तो एंटी मुलेरियन हार्मोन कम होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। AMH कम होता है, सिंगल बेस्ट है ओवेरियन रिजर्व के लिए। अब आते हैं प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स के ऊपर, ठीक है। ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है, ठीक है, जिसके कारण स्पर्म्स जा नहीं पाएंगे। प्रोजेस्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा तो LH सर्च नहीं आएगा, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन और LH एक दूसरे के सपोर्टर है, ठीक है। LH बढ़ेगा, उसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन होने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, ठीक है। अगर LH ही नहीं आया तो प्रोजेस्ट्रॉन भी नहीं होगा, ठीक है। और LH प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से LH नहीं होगा, जिसके कारण ओव्यूलेशन नहीं होगा। हाइपर सिक्रेटरी हो जाएगी, जिसके कारण एम्ब्रियो भी इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की बात करिए। नॉर्मली हम जब टेस्ट ट्यूब बेबी उनके लिए ओवेरियन स्टिमुलेशन देते हैं तो हो सकता है कभी कभी 15 एग जब आएंगे तो 3000 एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा है। ये एक एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, 200 पिकोग्राम। अगर 15 हुए तो कभी कभी 40 जो एग है एक साथ स्टिमुलेट हो जाते हैं, है ना, स्टिमुलेशन करते वक्त, जिसके कारण से बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट होने लगता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन जब 3500 से ऊपर जाता है ना, तब रेनिन, प्रोरेनिन, एंजियोटेंसिन ये सब रिलीज़ होते हैं, जिसके कारण से फ्लूइड शिफ्ट होता है और एसाइटिक, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड एडिमा हो सकता है, ठीक है। हम टेस्ट ट्यूब बेबी में कैसे स्टिमुलेट करते हैं, HCG से या क्लोमिफेन सिट्रेट से, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन के टेस्ट क्या है, एक तो बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है 0.5 से, वो किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। LH 15 यूनिट से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, जब ओव्यूलेशन होगा। प्रोजेस्ट्रॉन 21वें दिन पे 3 माइक्रोग्राम से ज़्यादा होगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है कि लॉस ऑफ फर्निंग एंड स्पिनबर्ग आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। फर्निंग और ये लॉस हो जाता है अगर सर्वाइकल म्यूकस की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब आप आते हैं इंडोमेट्रियोसिस के ऊपर। तो इंडोमेट्रियम एट अदर प्लेसेस, ठीक है, रेट्रोग्रेड मेंसेस हो रहा है, इंडोमेट्रियम किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट कहाँ है, ओवरी, सेकेंड पाउच ऑफ डगलस, ठीक है। 3rd to 4th डिकेड में होगा, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, CA अप्रोक्स 90 के लगभग, ओके, CA 125। USG करानी है, डिसमेनोरिया और इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। पहले तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा, अगर ओवरी में है तो वो निकालना है, ठीक है, पाउच ऑफ डगलस में है तो वो निकालना है। देन मेडिकल मैनेजमेंट होगा, इसमें हम DMPA दे सकते हैं, डेनोजोल दे सकते हैं, COCP दे सकते हैं, GnRG एनालॉग दे सकते हैं, ठीक है। ये नाम याद रखने हैं, ल्यूप्रोलिन, नाफेरेलिन, गोसेरेलिन, ठीक है। इनकी वजह अगर ज़्यादा लंबा दिया तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है GnRH से, ठीक है। एडिनोमायोसिस की बात करेंगे तो इंडोमेट्रियल मसल लेयर के अंदर चली गई, ठीक है। मोस्टली ओल्ड में दिखेगा,
मल्टीपेरस वुमेन में दिखेगा। ओके, मेंस्ट्रुअल इंडेक्स पूछ रखा है तो आपको याद रखना है, इसमें 3 सेक्शन है। जो फर्स्ट है वो प्री बेसल सेल डिनोट करेगा, सेकेंड है इंटरमीडिएट सेल डिनोट करेगा, और थर्ड है सुपरफिशियल सेल डिनोट करेगा। ठीक है, अगर एस्ट्रोजन का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता है ना तो राइट शिफ्ट होता है। ठीक है, सुपरफिशियल सेल बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर रेट्रोफिक इफेक्ट आते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट होगा और प्री बेसल सेल बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एस्ट्रोजन बढ़ा है तो 90 हो गए सुपरफिशियल सेल्स। ठीक है, प्री ओव्यूलेटरी में क्या होगा, ये 60-40 होगी। बाद में पोस्ट ओव्यूलेटरी में एस्ट्रोजन कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, तो 70-30 हो गया। ठीक है, और लेट मेनोपॉज ही आ गया तो एट्रोपी हो गई, मतलब प्री बेसल सेल ही मिलेंगे 100। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन याद रखनी, इसी से मैं पूछेंगे अगर पूछेंगे तो। ठीक है, हार्मोन HRT की बात करते हैं तो HRT कभी भी प्रिवेंशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। ठीक है, OC pills have low dose therefore not cause endometrial cancer, बट HRT endometrial कैंसर कर सकता है। ठीक है, मेनोपॉज की बात करें तो एस्ट्रोजन डिफिशिएंसी रिड्यूस हाइपोथैलेमिक इंडोर्फिन्स, ठीक है, विच रिलीजेस नॉन एफ्रिन और सेरोटोनिन, जिसकी वजह से इनएप्रोप्रिएट हीट लॉस होता है और हॉट फ्लैशेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के ऊपर। ठीक है, वो कब होता है, जब एस्ट्रोजन बॉडी में बढ़ जाता है मोस्टली। ठीक है, और उसके कॉजेज़ आप खुद एनालाइज करके बता सकते हैं। ठीक है, कॉजेज़ पूछेगा नहीं। 2 टाइप के होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 इज़ इंडोमेट्रोइड टाइप। ठीक है, जो कि एस्ट्रोजन पे डिपेंड है, P10 का म्यूटेशन है और अच्छी प्रोग्नोसिस 80% यही होते हैं। ठीक है, टाइप 2 सीरस और क्लियर टाइप है, P53 का म्यूटेशन है बट पुअर प्रोग्नोसिस है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो एटीपिया अगर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो हमें हिस्टेरेक्टोमी करनी है। पर एटीपिया मतलब सेल्स नॉर्मल ही है तो हमें प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देनी है। ठीक है, ये टर्म याद रखनी है कि यूएसजी में अगर मोर देन 4 mm पोस्ट मेनोपोजल अगर इंडोमेट्रियल की थिकनेस लगे ना तो बायोप्सी करनी है, और प्री मेनोपोजल में अगर इंडोमेट्रियम 12 mm से ज़्यादा निकले ना तो हमें बायोप्सी देनी है। ठीक है, अब आते हैं ओवेरियन ट्यूमर पर। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल ट्यूमर्स का, जिसमें CA-125 बढ़ जाता है। ठीक है, अगर प्री मोनोपोजल है 200 के ऊपर और पोस्ट मेनोपोजल 35 के ऊपर। ठीक है, एपिथेलियल में क्या क्या आएंगे, सीरस सिस्ट एडिनोमा और म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा। ठीक है, सीरस वाला मोस्ट कॉमन है, यूनिलेक्युलर एंड बायलेटरल है। ठीक है, जबकि ये मल्टीलोक्यूलर है। ठीक है, ब्रेनर्स की बात करेंगे हम तो ट्रांजिशनल सेल होगा। ठीक है, वोल्थार्ड इंक्लूजन इसका इंपॉर्टेंट है और सूडो मिक्स सिंड्रोम होता है इसमें। ठीक है, मिक्स सिंड्रोम क्या होता है, फाइब्रोमा ओवरी का एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन, इसमें भी यही दिखेगा पर ये सूडोमिक इसको बोलेंगे, ब्रेनर्स की वजह से हो रहा है वो सूडोमिक सिंड्रोम है। ठीक है, इंडोमेट्रियल टाइप होता है और क्लियर सेल। ठीक है, ये एपिथेलियल के टाइप्स है ना, सीरस, म्यूसिनस, ब्रेनर्स, इंडोमेट्रियल, क्लियर। ठीक है, इसमें से वोर्थार्ड इंक्लूजन ब्रेनर्स में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीलोक्यूलर यूनिलोक्यूलर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। जर्म सेल की बात करेंगे ट्यूमर्स की, टेरेटोमा, ठीक है, जिसमें 90% बिनाइन होंगे, डर्मोइड मतलब तीनों लेयर्स दिखेगी, टीथ होंगे, हेयर्स होंगे। ठीक है, तीनों जर्म्स लेयर दिखेगी। डिसजर्निमा सेमिनोमा के बराबर होता है जो, ठीक है, मेल में होता है ना। क्लियर साइटोप्लाज्म लार्ज सेल्स, LDH का लेवल इंक्रीज होगा, ये याद रखना है ना, LDH इंक्रीज हुआ है। यॉक सेक में AFP इंक्रीज होगा है और शिलर डुअल बॉडी दिखेगी। ठीक है, ट्यूमर सेल इन सिस्ट, ठीक है, ये वेसल है और उसके अराउंड है, फिर सिस्ट में ट्यूमर सेल्स है। ठीक है, एम्ब्रियल ट्यूमर। ठीक है, फिर आते हैं सेक्स कोड ट्यूमर के ऊपर, जिसमें ग्रेन्युलोसार सेल, इसमें आपको इनहिबिन मार्कर याद रखना है, कोलेक्शनर बॉडीज़ याद रखनी है। ठीक है, सर्टोली सेल, विरिलाइजेशन और हिस्सूटिज्म दिखेगा। ठीक है, नॉन नियोप्लास्टिक ओवेरियन सिस्ट में आपको फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटियम, थीका ल्यूटियन और हेमरेजिक सिस्ट मेन याद रखना है, थीका ल्यूटियन, जिसमें इंक्रीज HCG और मोलर प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। ठीक है, अपने आप रिकवर कर जाते हैं, अगर 10 सेंटीमीटर से नीचे है तो हम ट्रीटमेंट ही नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अपने आप धीरे धीरे रिग्रेस कर सकते हैं। क्रूकेनबर्ग ट्यूमर का बात करना है तो स्टमक और ब्रेस्ट में दिखेगा, इसके मेटास्टेसिस होकर वो ओवरी में आ जाते हैं। ठीक है, जो कि सिग्नेटरिंग अपीयरेंस देंगे, उसको क्रूकेनबर्ग ट्यूमर बोलते हैं। फिर बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलीसिस्टिक भले ही नाम है पर इसमें सिस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं ये जो सिस्ट है ना
जो ये सिस्ट नहीं है, इसमें जो एग्स है वो चेन की तरह पूरे एक सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होगा जिसमें ग्लूकोज रीच नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी वजह से फॉलिकल ग्रोथ ही नहीं होती है, ठीक है। ये फॉलिकल से बड़े ही नहीं हो रहे, छोटे छोटे, ठीक है। जिसकी वजह से ये रप्चर नहीं होंगे। एलएच सर्च पे भी एलएच सर्च होगा पर रप्चर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से एनोवुलेशन हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बन रहा है, तो जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है, और प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल नहीं होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी, मतलब पीरियड नहीं आएंगे, एमेनोरिया हो जाएगा, ठीक है। अब एलएच जो है वो बढ़ेगा, है ना। एलएच सर्च होने के बाद भी रप्चर नहीं हुआ तो एलएच उसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा, ज़्यादा सर्च देगा, जिसकी वजह से स्ट्रोमा में से एंड्रोजन सिक्रेट होंगे। वो एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर एफएसएच डाउन हो जाएगा और उसकी वजह से और फॉलिकल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पूरी साइकिल बन जाती है ना। एंड्रोजन की वजह से हिरसुटिज्म और हाइपर एंड्रोजिनिज्म भी मिलेगा, ठीक है। डायग्नोसिस में LH FSH कैसे 2:1 रेशो हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएंगे, मोर देन 2 भी हो सकता है, ठीक है। LH 10 इंटरनेशनल यूनिट है, नॉर्मली 2-3 होता है, ठीक है। रोटरडम क्राइटेरिया आपको याद रखना है ना। इन्हीं दो में से कोई दो होना चाहिए, एनेविलेशन होना चाहिए, हाइपर एंड्रोजिनिज्म होना चाहिए, रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस ऑन UHG होना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो वेट रिडक्शन फर्स्ट है, जिसके कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े। मेटफॉर्मिन भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लोमिफेन सिट्रेट हम यूज़ करते हैं जो कि एस्ट्रोजन ब्लॉकर है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में। अगर एस्ट्रोजन ब्लॉक कर देगा ना तो FSH इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से सारे फॉलिकुलर मैच्योर हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, ठीक है। लेट्रोजोल भी यूज़ करते हैं जो कि एरोमेटाज इनहिबिटर है, ठीक है। जो एस्ट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है वो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा, ठीक है, तो FSH बढ़ने लग जाएगा, ओके। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है लेट्रोजोल, ओके। सर्जिकल लेप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बाकी मोस्टली नहीं यूज़ करते। CA सर्विक्स की बात करेंगे हम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेप स्मीयर, ठीक है। कहाँ से लेना है इसको, स्क्वेमस कॉलमनर जंक्शन से, ओके। फिक्स करना है 95% इथाइलिन एल्कोहल से, ठीक है। पेप स्मीयर में क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। ट्राइकोमोनास, कैंडिडा, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, एक्टिनोमाइसिस, सेल्युलर चेंजेस इन HSV एंड CMV, ओके। पेप स्मीयर इज़ डन इन एसिम्टोमेटिक पेशेंट, ठीक है। अगर सिम्टोमेटिक है ना पेशेंट तब हम बायोप्सी करेंगे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इटियोलॉजी में कौन सा पेपिलोमा वायरस, 16 और 18, ठीक है। 16 मोस्ट कॉमन है, 18 इज़ मोस्ट मेलिग्नेंट, ठीक है। अब इसकी वैरायटी की बात करते हैं तो SIN1, SIN2, SIN3 और INSI2। चेंजेस के अगर 1/3 सेल पेप स्मीयर में आपको एबनॉर्मल मिलते हैं तो SIN1 है, 1/3 to 2/3, मोर देन 2/3 और कम्प्लीटली एबनॉर्मल, ठीक है। अगर 1-2 है तो ये ऑटोमेटिकली रिग्रेस करा जाएंगे और हमको फॉलोअप लेते रहना है, ठीक है। अगर 3 है तो हमें विजुअल इंस्पेक्शन करना है एसिटिक एसिड से और ल्यूगोल आयोडीन से, ठीक है। एसिटिक एसिड से उनकी बायोप्सी करनी है जो एसिटो वाइट एरिया है, ठीक है, और ल्यूगोल आयोडीन से उनकी बायोप्सी लेनी है जो कि ब्राउन नहीं हुए हैं, ठीक है। ल्यूगोल आयोडीन ग्लाइकोजन को करता है मोस्टली। अब ग्लाइकोजन जो ट्यूमर सेल है ना वो सब ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो वो ब्राउन नहीं होंगे, ठीक है। बायोप्सी ले लिया अब आपने, अब उसमें आपको पता चल जाएगा कैंसर है या नॉर्मल है, ठीक है। अगर नॉर्मल है, इतना ही एरिया है तो इलेक्ट्रिकल लूप से आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है। जबकि इन्वेजिव है तो रेडिकल हिस्टेक्टोमी होगी, अगर मोस्टली वो 40 से ऊपर हो तो, ठीक है। और कम्प्लीटली हो तो रेडिकल हिस्टेक्टोमी ही करना है। प्रीवियस ईयर है कि 30 ईयर ओल्ड वुमेन है, कार्सिनोमा इन सिटू सर्विक्स है, ठीक है। तो आगे क्या करना है, तो उनको बायोप्सी लेनी है, ठीक है। इसमें पेप स्मीयर नहीं करना है ना, और ये कार्सिनोमा इन सिटू ही पेप स्मीयर की वजह से पता चला होगा, ठीक है। वैक्सीन फॉर CA सर्विक्स, ये इंपॉर्टेंट है। गार्डासिल एंड सर्वारिक्स, गार्डासिल में 4 और सर्वारिक्स में 2, ठीक है, बायोवेलेंट। नैनोवेलेंट भी आती है, ठीक है, 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, ओके। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है स्किल्स होना, ठीक है। और आपकी सूचर स्किल्स अगर इतनी अच्छी नहीं है और आप सीखना चाहते हैं
ठीक है। तो एक प्रोडक्ट है जो आपके लिए सूट करता है, उसकी लिंक मैंने आपको दी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब आते हैं वल्वर कार्सिनोमा के ऊपर। मोस्ट कॉमन साइट कहाँ है? लेबिया मेजोरा पे ऊपर, ठीक है। प्री मेलिग्नेंट लीजन जो है वो मेंशन किए हैं। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं पेजेट, बावेन और लाइकन स्क्लेरोसिस, इसके बारे में एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। बार्सोलिन सिस्ट कहाँ पे होती है? गार्टनर सिस्ट कहाँ पे होता है? गार्टनर सिस्ट आपको अपर लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना पे दिखेगा, ठीक है। बार्सोलिन सिस्ट एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 ऑफ वल्वा में दिखेगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। फाइब्रोमा की बात करें तो स्मूथ मसल सेल का ट्यूमर है, ठीक है, बिनाइन है। इसका फिगोल क्लासिफिकेशन में आपको ये सब सिरोकल पेंडुकुलेटेड याद रखना है, सब म्यूकोसल, ठीक है, इंट्राम्यूरल, ठीक है। ये पूछ रखा 7th वाला, ठीक है। 8th वाला सर्वाइकल पैरासाइट होंगे, ठीक है। सर्वाइकल होगा या पैरासिटिक होगा। ट्रीटमेंट अगर 10 से ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर 5 से कम है और कोई सिम्टम नहीं है तो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। रेट डिजनरेशन प्रेगनेंसी इज मैनेज कंजर्वेटिवली, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और फाइब्रोइड का ही रेट डिजनरेशन होता है, ओके। हिस्ट्रोस्कोपिक मायोटोमी अगर करते हैं ना, अगर ये मसल के अंदर से निकाल रहे हिस्ट्रोस्कोपिकली, तब हम फ्लूइड यूज़ करते हैं उसको डिस्टेंड करने के लिए, ठीक है। तो 2 तरह के फ्लूइड यूज़ करते हैं, एक तो ग्लाइसिन होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है सेलाइन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मीडिया। अब वो कंटिन्यूसली पंप करते जाते हैं हम ग्लाइसिन, ठीक है, और एक तरफ से एब्जॉर्ब भी होता रहता है वो, ठीक है। तो अगर इन दोनों का डिफिसिट, मतलब जितना अंदर गया और जितना बाहर आ गया, इसका डिफिसिट अगर 750 से ऊपर चला गया ग्लाइसिन में, तो हमें वार्निंग करना है, वॉर्न करना है, ठीक है, सर्जरी में। और 1500 से ऊपर चला गया तो स्टॉप कर देना सर्जरी, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट मीडिया का है, डेफिसिट अगर 1000 चला गया ना, तब वॉर्न होना है, स्टॉप कर देना अगर 2500। ये क्वेश्चन पूछा है इसलिए यहाँ हाईलाइट किया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है एक्सेस फ्लूइड की? मोस्टली एडिमा हो जाएगा। अगर ग्लाइसिन वाला है ना तो उसमें हाइपर अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग की बात हो रही तो हमें यहाँ ट्रेनिक्सेमिक एसिड की याद रखना है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट में हम देते हैं और इसका एक्शन क्या है? प्लास्मिनोजन को प्लास्मिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है, ठीक है। अगर 45 है और एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ आ रही है ना, तो उसकी हमें एंडोमेट्रियल मतलब सैंपल लेना है या बायोप्सी करनी है, ठीक है, मैलिग्नेंसी रूल आउट करने के लिए। अब बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर। तो यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और थोड़ी सी पार्ट वजाइना का कैसे बनता है? मुलेरियन डक्ट से, ठीक है। ओवरीज कैसे बनती है? जेनेटल रीच से, और थोड़ा सा पार्ट जो है बाहर का वजाइना का वो यूरोजेनाइटल साइनस से बनता है, ठीक है। रेमिनेंट वॉल्फियन डक्ट का रेमिनेंट क्या है? एपिफ्रॉन और पैराफ्रॉन, ठीक है, ऑर्गन ऑफ रोसेनमुलर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मेल डक्ट का ओब्लिट्रेशन होता है तो गार्टनर सिस्ट डेवलप होगा, ठीक है। यूनिकॉर्नेट यूट्रस कैन बी फाउंड आउट बाय, अगर यूनिकॉर्नेट है ना यूट्रस, तो उसके लिए हमें लेप्रोस्कोपी या एसएचजी करना है, ठीक है, हिस्ट्रोसाल्पिंजियोग्राफी, ठीक है। अब इंटरसेक्सुअलिटी की बात करें तो अगर डीएचटी, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, अगर प्रेजेंट है ना तो बाहर का एक्सटर्नल जेनिटलिया मेल होगा, ठीक है। अगर एब्सेंट हो तो बाहर का फीमेल हो जाएगा। एंटी मुलेरियन हार्मोन अगर एब्सेंट है ना तो इंटरनली फीमेल डेवलप होगी। अब टेस्टोस्टेरोन अगर प्रेजेंट है ना तो मेल इंटरनल जेनिटल होगा, ठीक है। क्या क्या हार्मोन क्या इफेक्ट करते हैं ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे आते हैं मुलेरियन एजेनेसिस, ठीक है। 46XX है जेनेटिकली मेकअप, पर टेस्टोस्टेरोन नहीं है और डीएचटी भी नहीं है, तो एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन सा होगा? फीमेल का, ठीक है। अब मुलेरियन डक्ट ही एब्सेंट है, मुलेरियन एजेनेसिस, तो यूट्रस वगैरह बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। फिर टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ठीक है, जिसको एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी भी बोलते हैं। उसका जेनेटिकली मेकअप तो बॉय की तरह है, वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट भी कर रहा है पर वो इनसेंसिटिव है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो डीएचटी है पर वो काम का नहीं है, तो एक्सटर्नल जेनेटिला कौन सा होगा? फीमेल का, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। एएमएच प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से फीमेल इंटरनल जेनेटिलिया नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर एब्सेंट होता तो बन जाते। अब एंड्रोजन जितना है वो कन्वर्ट हो रहा है फैट सेल्स एस्ट्रोजन में, जिसकी वजह से फेमाइनिन ब्रेस्ट होंगे। एक जो कैरेक्टरिस्टिक याद करना है टीएफएस में, वो है कि प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर एब्सेंट होते हैं, ठीक है,
क्योंकि एंड्रोजन तो है पर इनसेंसिटिव है, तो हेयर ग्रोथ होगी नहीं इन जगह पे। अगर मेल में हेयर ग्रोथ होती है प्यूबिक और एक्सिलरी रीजन पे, पर एब्सेंट है, इनसेंसिटिव है, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में। अगर बॉय होगा तो वो मोर मस्कुलर होगा। ठीक है। गर्ल होगी ना तो उसके पेनिस और स्क्रोटम डेवलप हो जाएंगे, पर अंदर टेस्टिस नहीं होगी, जिसको हम बोलेंगे एम्बिग्यूअस जेनाइटल। ठीक है। जेनेटिकली अगर मेल XY है और अगर वो फीमेल की तरह दिख रहा है तो उसे मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि TFS में बताया मैंने। ठीक है। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट वाइस वर्सा है। ठीक है। जेनेटिकली फीमेल है पर लुक लाइक मेल है। किस में मिलेगा? CH में। ठीक है। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में। ठीक है। गर्ल है पर पेनिस वगैरह दिख रहा है। स्वेयर सिंड्रोम की बात करें तो गोनाडल डिसजेनेसिस है। ठीक है। टेस्टिस काम ही नहीं कर रही है। ठीक है। XY है और फीमेल है। ठीक है। वेजाइना डेवलप हो गई है, ब्रेस्ट नॉट वेल डेवलप, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब आर प्रेजेंट। ठीक है। ऐसे ही अगर 44XX है, ओवरी काम नहीं कर रही तो वो टर्नर हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रिक ओवरी मिलेगी, शॉर्ट स्टेचर, शील्डेड चेस्ट, प्राइमरी एमेनोरिया, ब्रेस्ट अपसेंट। ठीक है। FSH LH इंक्रीज हो जाएगा टर्नर में। ओके। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है। तो ये इतने ही याद रखना है आपको। स्वेयर याद रखना है, टर्नर याद रखना है, CH याद रखना है, TFS याद रखना है और मुलेरियन एजेनेसिस। ठीक है। प्यूबर्टल चेंजेस में, ठीक है, अगर डिलेड प्यूबर्टी है 13 साल की, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट है, तब उसे हम डिलेड प्यूबर्टी बोलेंगे। 13 ईयर है और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है, ठीक है, 15 साल है और ये सब प्रेजेंट है सेक्सुअल, तब हम उसे डिलेड में बोलेंगे। ठीक है। गेमेटोजेनेसिस में दो चीज़ याद रखनी है कि ये प्राइमरी oocyte प्रोफेज में अरेस्ट होता है, सेकेंडरी oocyte मेटाफेज में अरेस्ट होता है। ठीक है। एनाटोमी आप पढ़ोगे पर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। इनफर्टिलिटी में 1 ईयर का क्राइटेरिया याद करना है। ठीक है। 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे। सीमेन एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉर्फोलॉजी 4% से होनी चाहिए ज़्यादा। ठीक है। इसको क्रूगर स्ट्रिक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। मोटिलिटी कितनी है? उतनी 40 से ज़्यादा। ठीक है। अब आते हैं हम जेनाइटल प्रोलेप्स के ऊपर। तो यूट्रस में ऊपर जो देख रहे हो ना, ये है राउंड लिगामेंट। ठीक है। सपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं। फिर जो मिडल में सपोर्ट कर रहा है वो ट्रांसफर सर्वाइकल और कार्डिनल लिगामेंट है। ठीक है। और सबसे नीचे जो सपोर्ट कर रहा है वो लिवेटरनाई मसल है, जिसमें प्यूबोकोक्सिजियल, प्यूबोरेक्टिलियस, इलियोकोक्सिजियल आपने देखी होगी। ठीक है। अब ये ट्रांसफर सर्वाइकल है ना, ये है, पर इसके आगे पीछे भी है यूट्रोसेक्रल और प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसमें कि टाइप 1 में क्या होगा, सर्विक्स जस्ट बिलो नॉर्मल। ठीक है। टाइप 2 में सर्विक्स इंट्रोइटस तक आती है, वेजाइना के इंट्रोइटस तक। ठीक है। 3 में सर्विक्स आउटसाइड हो गया, मतलब वेजाइना के बाहर हो गया। ठीक है। टाइप 4 में फुल यूट्रस, पूरा यूट्रस प्रोसीडेंशिया बाहर हो गया। ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है? वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी निकालना है और पेल्विक फ्लोर रिपेयर करना है, इंटीरियर और पोस्टीरियर फ्लोर रिपेयर करना है। ठीक है। अगर पेशेंट यंग है और नहीं चाहता हिस्टेरेक्टोमी ना, तब हम फोर्थगिल रिपेयर करते हैं, मैनचेस्टर रिपेयर करते हैं। ठीक है। जिसमें मैकन रोड या सर्वाइकल लिगामेंट को शॉर्ट और टाइट करते हैं। ठीक है। सर्वाइकल एम्प्यूटेशन करना है, पेल्विक फ्लोर रिपेयर करते हैं और DNC करते हैं। ठीक है। अब सेम है शिरोडकर प्रोसीजर में, जिसमें हम सर्वाइकल एम्प्यूटेशन नहीं करेंगे। ठीक है। तो आगे रिस्क भी कम होगी। ठीक है, अबॉर्शन की। ओके। एब्डोमिनल स्लिंग ऑपरेशन में शिरोडकर स्लिंग याद रखना है आपको, लंबो सेक्रल फेशिया तक स्लिंग से अटैच करते हैं। ठीक है। अब आते हैं यूरिनरी फिस्टुला के ऊपर। ठीक है। तो दो तरह के हैं, वेसाइको वेजिनल, मतलब वेजाइनल है, और ब्लैडर है, मतलब वेसाइको। ठीक है। इन दोनों के बीच में फिस्टुला बन चुका है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? सिस्टोस्कोपी। ठीक है। मिथाइलिन ब्लू टेस्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ से एक मिनट है ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फिस्टुला होता है, तो यहाँ पे अगर मिथाइलिन ब्लू डाला है तो वो इन कॉटन बॉल को कर देगा। ठीक है। कलर चेंज हो जाएगा, जबकि यूरेट्रो वेजाइनल में नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मिथाइलिन ब्लू का डाई डाल रहे हैं तो वो यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट जाएगी। ठीक है। और यहाँ
पे जो कॉटन बॉल्स हैं ना, जो नीचे वाली, वो सब कलर नहीं आएगा उनको, इसलिए नेगेटिव है। ठीक है, इसका इन्वेस्टिगेशन है इंट्रावीनस यूरोग्राफी। ठीक है, मेन तो इनका इन्वेस्टिगेशन पूछा अभी तक। ठीक है, विषय को इसका सिस्टोस्कोपी और इसका इंट्रावीनस यूरोग्राफी। पेरिनियल टीलियर की बात करेंगे हम, तो टाइप 1 में म्यूकोसल होगी, टाइप 2 में म्यूकोसल प्लस मसल होगी। ठीक है, टाइप 3 में 3 टाइप के हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर 5 से फिर 50% चला गया, और इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी डाउन हो गया। ठीक है, टाइप 4 में सब रेक्टम तक इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर अर्ज इनकॉन्टिनेंस है पेशेंट को तो ब्लैडर ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करना है और केलीज रिपेयर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के। सबसे पहले जो है इंडोमेट्रियल टीबी अगर हो जाती है, मतलब इंडोमेट्रियम में स्कारिंग और फाइब्रोसिस हो जाएगी, जिसके कारण से सेकेंडरी एमेन्यूरिया होगा, और उसको हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब आपको कैसा दिखेगा, टबेको पाउच हाइड्रोसाल्पिंग दिखेगा। ठीक है, डायलेटेड हो जाएगा। ठीक है, पीआईडी के अदर कॉजेज़ क्या क्या है, गोनोरिया हो सकता है और क्लेमाइडिया हो सकता है। गोनोरिया हमें थेयर मार्टिन मीडियम में ग्रोथ करते हैं, और क्लेमाइडिया में कोई सेल लाइन में। ओके, ट्रीटमेंट क्या है, इंजेक्शन देना है सेफ्ट्राएक्सोन का आईएम स्टेट, डॉक्सीसाइक्लिन 14 दिन के लिए सुबह शाम, मेट्रो 500 mg बीडी 14 दिन के लिए। ठीक है, अगर एनारोबिक इन्फेक्शन है तो। वेजिनाइटिस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वेजाइनिक एसिडिक पीएच है और एल्कलाइन पीएच है। एसिडिक में क्या होगा, कैंडिडिया, वाइट डिस्चार्ज इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ प्रपोर्शन प्यूराइटिस है, फ्लूकोनाजोल ट्रीटमेंट है। ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। बैक्टीरियल वेजिनोसिस एल्कलाइन है, विफ टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, वेजाइनल एपिथेलियल सेल आर एम्बेड विद बैक्टीरिया, और एमसेल क्राइटेरिया इसमें यूज़ होता है। ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल। ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस से होता है, स्ट्रॉबेरी वेजाइना याद रखना है, और ग्रीनिश येलो फ्रोथी डिस्चार्ज याद रखना है, ट्रीटमेंट है मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की। ठीक है, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल 0.75 mg 2 टेबलेट है, 12 घंटे में लेनी है, पर मोर प्रेफर क्या करते हैं, 1.25 mg की हम स्ट्रेट देते हैं दोनों, मतलब एक देंगे, अगर 0.75 की होगी तो 2 एक साथ दे दिए। ठीक है, यूएसपी मेथड क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर 50 माइक्रोग्राम वाला थाइलिस्ट्रोजाइन वाला है ना तो 2 टेबलेट देनी है, 30 वाला है ना तो 4 टेबलेट देनी है। ठीक है, 12-12 घंटे में। मिफेप्रिस्टोन RU486 याद रखना, और डोज याद रखना 10 से 50। ठीक है, यूलिप्रिस्टलेसिटेट 30 याद रखना, और SPRM है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन मॉड्यूलेटर है वो। ठीक है, IUCD की बात करेंगे, फर्स्ट जनरेशन में लिपीज लूप आएगा, सेकेंड जनरेशन में कॉपर टी आएगा। ठीक है, कॉपर टी 380 है जो 10 साल के लिए यूज़ होता है, मल्टी लोड 5 साल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड जनरेशन में आएगा प्रोजेस्टासर्ट, जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन 38 mg है, मायरेना जिसमें LNG 52 mg है। ठीक है, डोज तो इतना नहीं पूछते हैं मोस्टली, पर अप्रोक्स याद रखना है आपको। इम्प्लांट में नॉरप्लांट जिसमें 6 रोड से 36 mg है, 5 साल काम करेगा। वेजाइनल रिंग है जिसको नूवा रिंग बोलते हैं, और स्पंज याद रखना है आपका नॉरऑक्सिनोल 9 होता है, जिसको टुडे के नाम से जानते हैं, और स्पर्मिसाइडल है। ओके, ये पूछ रखा है नॉरऑक्सिनोल 9 टुडे है ना। अंतरा के नाम से क्या आता है, DMP आता है। ठीक है, 150 mg, और हर 3 महीने में लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की। अगर आपने एक पिल मिक्स करी ना तो अगले दिन 2 ले सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों मिक्स कर दिए ना तो कंटिन्यू रखो, पर कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड यूज़ करना है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन पिल्स में मिनी पिल्स हम बोलते हैं। प्रेगनेंसी में हम डिसोजेस्ट्रॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेंट्रोमेन है जिसको हम सहेली बोलते हैं, जिसको 2 टाइम्स अ वीक लेना है 3 महीने तक। ठीक है, पर्ल इंडेक्स इज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब 100 साल तक यूज़ किया किसी महिला ने, उसको कितना चांसेस है एक्सीडेंशियल प्रेगनेंसी के। ठीक है, 100 साल तक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर इंटू 1200, मतलब मंथ है ये। ठीक है, 12 इंटू 100 ईयर्स तो 12,000 मंथ, 1200 मंथ्स हो जाएंगे। ठीक है, बैरियर का ये 9 है। ठीक है, अगर आप पूरे 100 साल तक यूज़ करते हो ना बैरियर, तो उसमें एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। ठीक है, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन वुमेन विथ हार्ट डिजीज इज IUCD। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, परमानेंट की बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन की, तो फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। इसकी ये प्रोसीजर याद रखनी है बॉम्बे में। ठीक है, पहले हमने टाइट किया ना इसको, पहले टाइट किया और फिर हम इसको काट देंगे अलग अलग। ठीक है,
इसमें फिस्चुला बनने के चांसेस होते हैं। पार्कलैंड में हमने अलग अलग टाइट किया और फिर जिसको काटना है, ठीक है। अर्विंग में हमने पहले बांध दिया, कट कर दिया और फिर इसको बरीड कर दिया, ठीक है। मीजोसाल्पिंग्स में सब सिरोसल और उच्चीडाज में क्या करना है कि जो सिरोसा की लेयर है उसके सेलाइन डाला, ट्यूब को काटा और फिर ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। मेडलर्स में हमने आर्टरियल रूप से क्रश कर दिया, ठीक है। क्रोनर्स में फाइब्रिनेक्टोमी कर दी, ठीक है। तो 6 प्रोसीजर याद रखना है आपको। वेसेक्टोमी में मोस्टली ये पूछते हैं कि कब तक हमें बैरियर यूज़ करना है और दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो या तो 3 महीने या तो 30 इजेकुलेट तक, ठीक है। अब प्राइमरी एमेनोरिया की बात करेंगे तो वैसे तो कभी आया नहीं है, पर मैंने एक आपकी सिंप्लिसिटी के लिए कभी पेशेंट ट्रीटमेंट में भी आपको यूज़फुल होगा इसलिए मैंने बना दिया। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से देखना है, अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है और यूट्रस भी एब्सेंट है तो TFS हो सकता है और MRKS होना, ठीक है। जबकि मुलेरिया नाइजेनेसिस मैंने ऊपर बताया था आपको, मुलेरिया नाइजेनेसिस वो हो सकता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है यूट्रस तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, प्रोलैक्टिनीमिया बढ़ सकता है, इम्परफोरेट हो सकता है, हाइमेन या क्रोनिक एनोरेक्सिया हो सकता है, ठीक है। अगर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर एब्सेंट है ना तो LHFSH देखना है। अगर LHFSH बढ़े हुए हैं तो टर्नर हो सकता है और ओवेरियन फेलियर हो सकता है, ठीक है। या फिर कैलमैन हो सकता है अगर LHFSH कम है। तो ये सिंपल सी टेक्निक है आपको प्राइमरी एमेनोरिया के ट्रीटमेंट में, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमा में प्रोलैक्टिन 200 से ऊपर चला जाता है, क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्मली 10 से 20 होता है, ठीक है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नॉर्मल यूट्रोसर्वाइकल लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर की। टर्मर में अगर XY भी दिखे, ठीक है, तो गोनाडल कार्सिनोमा की रिस्क होती है जिसके कारण गोनेडेक्टोमी करते हैं, ठीक है। ये एम्स का क्वेश्चन है। रिकरेंट ओवेरियन कैंसर, ये भी क्वेश्चन है। अगर बार बार हो रहा है ओवेरियन कैंसर का तो हम उसके प्लेटिनियम सेंसिटिव कब बोलेंगे? अगर 6 महीने बाद हुआ, ठीक है। अगर 6 महीने पहले ही हो गया तो प्लेटिनियम रेजिस्टेंट था, मतलब कीमो दिया फिर भी हो गया, मतलब रेजिस्टेंट था, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव कोई असर नहीं हुआ, वो कब होगा? कीमो दी उस समय भी ग्रोथ हो रही है, वो कम नहीं हुआ, ठीक है। तो एक टर्म याद रखनी है। एलिस फोर्सेप देख लो एक बार, डॉइंस रिट्रैक्टर का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बोनीस क्लेम और मायोमा स्क्रू, ठीक है, फाइब्रोइड निकालने के लिए। डैश लॉन्ग कल डिलीवरी फोर्सेप, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट और नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट आपने कहीं से देखना हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा आधे घंटे में पूरा गायनी कंप्लीट है, ठीक है। बिल्कुल आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करेगा, और कोई भी नया क्वेश्चन ऐड करना हो, कुछ ऐड करना हो ना तो आप फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे आप इस पे नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। 8269538479, ठीक है। इस पर आप मैसेज कर दोगे तो ये नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।